सब्जेक्ट मिलेगा इंक्लूडिंग मैथ्स। सो अभी तक हम लोग कर रहे थे बहुत सारे कॉमर्स का सब्जेक्ट, अभी हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स पार्ट 2 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट पार्ट में वीडियो का हम लोग एंड किए थे इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ के। क्या है ये इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मींस परचेज ऑफ स्टॉक, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट। हम लोग का दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एक है मेरा एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, जो फर्म पहले डिसाइड करके रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्म पहले से डिसाइड करके रखते हैं। द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज प्री प्लान्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, the firms has already planned that I'm going to do this investment. That is my ex ante investment. Ex post investment is the number 2 investment which talks about the actual or realized investment. जो firm plan करके नहीं रखता है, जो actually हो रहा है। Supposedly economy में, firm में कुछ काम हो रहा है, तो उसके लिए all of a sudden कुछ investment करना पड़ रहा है, उसके लिए all of a sudden investment कर रहे हैं। So जो actual investment मेरा हो रहा है उसको बोलते हैं ex post. ex ante मतलब planned वाला, ex post मतलब actual वाला, ante मतलब planned, ex post मतलब actual, post मतलब later तो actual, ante मतलब पहले तो planned। ऐसे याद रखना है ये दो टाइप का इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। सो टू सेक्टर मॉडल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा हम लोग का अटेंशन पे करना पड़ेगा, बिकॉज़ इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है इसमें? सपोजिटली मेरा एडी है, मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बन रहा है? एक्स एंटे कंजम्पशन सी प्लस एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इन दोनों चीज से मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व बन रहा है। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट बन रहा है। नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव एग्रीगेट डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। इसको कैसे कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे एडी इज इक्वल टू सी बार। सी बार क्या था? मेरा फिक्स कंजम्पशन था। सो सी बार एडी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई, जो मेरा वेरिएबल कंजम्पशन है। इनकम बढ़ता है तो वो कंजम्पशन भी बढ़ता है या घटता है, व्हाटएवर, प्लस आई बार इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड अगेन। सो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? उसको हम लोग एक तरह से डिनोट करेंगे। सपोजिटली मेरा सी बार और आई बार को हम लोग क्लब टुगेदर कर देंगे और उसको नाम दे देंगे ए बार। क्या करें? सी बार जो मेरा फिक्स कंजम्पशन है, आई बार जो मेरा फिक्स इन्वेस्टमेंट है, उन दोनों को साथ में लेके आएंगे और उन दोनों को नाम दे देंगे ए बार। उसको हम लोग आज से बोलेंगे, अभी से बोलेंगे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बाद में सोचते हैं, पहले एक चीज जानते हैं। सपोजिटली मेरा स्टॉक अप ज्यादा हो गया। सपोजिटली प्रोडक्शन करना था 20,000, प्रोडक्शन बाय मिस्टेक कर दिया 25,000, स्टॉक ज्यादा हो गया। इस स्टॉक को मैनेज करने के लिए हम लोग लाते हैं इन्वेंटरी। सो चेंज इन इन्वेंटरी इज कॉल्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब इन्वेंटरी दोनों तरह का होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इन्वेंटरी, जब मेरे पास एक्सेस स्टॉक रह गया तब हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इन्वेंटरी। सपोजिटली मेरा स्टॉक थोड़ा कम हो गया, 20,000 प्रोडक्शन मेरा डिमांड था और मेरा प्रोडक्शन हो रहा है 18,000, तो नेगेटिव इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में मेरा कुछ भी एक्सेस स्टॉक नहीं है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव इन्वेंटरी। सो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हम लोग का दो रीजन के लिए होता है। एक तो सपोजिटली द फर्म डिसाइड्स टू कीप सम स्टॉक एज बफर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लान्ड इन्वेंटरी। अनप्लान्ड इन्वेंटरी मतलब ऑल ऑफ अ सडन सम एक्स्ट्रा बफर स्टॉक रह गया या तो फिर कुछ स्टॉक नहीं है हम लोग के पास, तब हम लोग बोलते हैं उसको अनप्लान्ड इन्वेंटरी। अब हमेशा कोई फर्म इतना अनसर्टेनिटी नहीं रख सकता है, तो इसीलिए हम लोग का आता है नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोग का है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अभी आ रहा है, इतना दिन हम लोग एग्रीगेट डिमांड में क्या पढ़े थे? सी प्लस आई, राइट? अभी आएगा मेरा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अभी ताका झाकी कर रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है हम एक्सपेंडिचर करेंगे, मेरे को टैक्स दो, मेरा इंक्लूड करो, मेरे को अकेले तुम लोग ही फोटो खींचोगे, मेरे को भी इंक्लूड करो ये इक्वेशन पे, तब बनता है हम लोग का न्यू एडी। सो पहले तो एक चीज जानते हैं, डिस्पोजेबल इनकम क्या है। सपोजिटली मेरा कुछ इनकम हो रहा है, वाई है मेरा इनकम, वो इनकम मेरा पूरा मेरा तो नहीं है, गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा वहां से, तो वाई डी है मेरा डिस्पोजेबल इनकम। वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी। कैसे बोलते हैं? वाई डी का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, वाई मतलब मेरा टोटल इनकम है। सपोजिटली मेरा टोटल इनकम है 20,000 रुपए, सो
20,000 रुपए घर ला रहे और 20,000 रुपए स्पेंड कर दे रहे, नहीं 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 कर सकते। सो अगर 20,000 रुपए घर ला रहे, गवर्नमेंट वहां पे देख के बैठ रहा है, दो मेरे को पैसा, दो टैक्स दो मेरे को, तो गवर्नमेंट ऐसे बोल रहा है तो गवर्नमेंट को 1,000 रुपए साइड कर देना पड़ रहा है। तो मेरे हाथ में कितना रहेगा खर्चा करने के लिए? 20,000 में से 1,000 गवर्नमेंट को दे दिए तो मेरा हाथ में कितना पैसा बचा रह गया? 19,000, राइट? सो 19,000 is YD, that is the disposable income that is remaining in our hand. So what is the new equation? The new equation looks like C bar plus I bar plus G. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, गवर्नमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट का भी इनकम हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, प्लस C मल्टीप्लाइड बाय Y माइनस T। मतलब इतना देर मेरा इक्वेशन कैसे दिख रहा था? CY, खाली इनकम के ऊपर अगर इनकम बढ़ रहा है तो मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा था। अभी वैसे नहीं चलेगा, अभी क्या हो रहा है? CY माइनस T। क्यों? Y था मेरा इनकम, वहां से T को मतलब टैक्स को हटा दो, तो वो अगर जितना डिस्पोजेबल इनकम मेरा बचा रहेगा that will be affected on the consumption। अगर मेरा 19,000 रुपए कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट करेगा, 20,000 रुपए नहीं इफेक्ट करेगा। सो C मल्टीप्लाइड बाय Y माइनस T है। 20,000 इनकम कर रहे थे, 1,000 रुपीज दे रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट को, सो 19,000 इज डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन। अब 19,000 के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा कि घटेगा? दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? AD is equal to C bar plus I bar plus G, that is the government expenditure, plus CY minus T. I hope it's making sense. अब कुछ important macroeconomic concept करते हैं, जैसे कि number 1, autonomous investment. Autonomous क्या था? जो fixed है over the time period. The investment which does not depend on the change in income. Change in income हो भी रहा है तो कोई बात नहीं भैया, मेरा investment change नहीं हो रहा है change in income के लिए। So how does the diagram look like? It is a horizontal straight line. Why? Because income is not having any effect. Income as 100 rupees हो, income as 200 rupees हो, मेरा investment भैया ये straight line ही रहेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं autonomous investment which is not dependent on income. Next concept है मेरा induced investment. Induced investment क्या है? Just opposite to autonomous investment. Autonomous investment को income से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब induced investment ऐसे एक बंदा है जिसको बस इनकम से ही फर्क पड़ता है, मनी माइंडेड है थोड़ा, याद रखना। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मनी माइंडेड आदमी, खाली उसको इनकम से फर्क पड़ता है, ठीक है? जैसे कि सपोज इंड्यूस इनकम मतलब कि मेरा अगर इनकम बढ़ रहा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। देखो ये अपवर्ड स्लोपिंग एक कर्व है, तो मेरा क्या कर्व है? ये अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड राइजिंग कर्व है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो दिस इज अ प्रॉफिट मोटिव इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ये भैया थोड़ा कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप है। सपोजिटली रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशनशिप हो सकता है? सो सपोजिटली अगर कोई भी मेरा फ्रेंड फ्रेंडशिप डे में मेरे को कोई भी गिफ्ट नहीं दे रहा है, मेरा एक फ्रेंड फ्रेंडशिप डे में मेरे को कोई भी गिफ्ट नहीं दे रहा है, तो मेरा गुस्सा आएगा मेरे को, तो हम क्या करेंगे? उस दोस्त से ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा घूमने नहीं जाएंगे। ऑपोजिट साइड में अगर कोई ऐसा फ्रेंड है मेरा जो मेरे को बहुत गिफ्ट देना चाहता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा फ्रेंडशिप करेंगे, है ना? हमेशा करते हैं। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप? अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट घटता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी बढ़ेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट भैया, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रखो भैया, मेरे को इन्वेस्टमेंट मेरा थोड़ा घट जाएगा। Whereas the opposite side talks about अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। So rate of interest and investment goes in opposite direction. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट घट रहा है। बस ऑपोजिट डायरेक्शन याद रखना। तो डिमांड जैसे था, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप, ये भी डिमांड कर्व की तरफ बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कर्व है, क्योंकि ये ऑपोजिट रिलेशन है। सो सपोजिटली देख लो मेरा ये डायग्राम, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 5% था पहले, अब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 8% हो रहा है। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 5% to 8% हो रहा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? पहले 100 करोड़ हो रहा था, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 80 करोड़ हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है
तो मेरा इन्वेस्टमेंट घट रहा है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस डायग्राम। विद हायर इंटरेस्ट रेट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बोरो फ्रॉम द बैंक। दैट्स व्हाई इफ द इंटरेस्ट रेट इज हायर, इन्वेस्टर्स स्टे अलूफ, इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो इतना दिन हम लोग एग्रीगेट डिमांड कर्व पढ़ रहे थे। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, राइट? इतना देर पढ़े थे। पहली वाला इक्वेशन को याद रखना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है मेरा? सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व का। देखो मेरा एग्रीगेट डिमांड एक अपवर्ड राइजिंग कर्व है। ये किससे बनता है? ये अपवर्ड राइजिंग कर्व कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से बनता है ये मेरा अपवर्ड राइजिंग कर्व, ठीक है? AD is equal to C plus I, ये एक upward rising curve है। So aggregate demand एक upward rising curve है which is parallel to the consumption function and the slope is mentioned as C. So उसका slope को हम लोग C बोलते हैं। So AD बना है C plus I से। So that is how the AD curve looks like, upward rising. अब quickly देखते हैं supply side of the curve. Supply side of the curve एक 45 डिग्री एंगल है जो क्या डिटरमाइन करता है? प्राइस और प्रोडक्शन को। ये 45 डिग्री लाइन भी अपवर्ड स्लोपिंग है। अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा प्रोडक्शन कैसे होगा? यही सप्लाई साइड मेरा डिटरमाइन करता है। So aggregate supply determines the relationship between the price and the production of the quantity. So मेरा AD is ready है। अब AD जो बॉयफ्रेंड था, AS जो गर्लफ्रेंड था, अभी दोनों रिलेशनशिप में आ गया। अभी AD और AS को फर्स्ट टाइम मीट कराना है। AD और AS जब फर्स्ट टाइम अपने आप को मिल रहा है, दोनों मिल रहे, दोनों खुश हो गए, तो दोनों को देख के खुश हो गए। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे, AD जो बॉयफ्रेंड, AS जो गर्लफ्रेंड, दोनों देख के जो अपने साथ मिले, तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो सी AD and AS when it's cutting to the equilibrium point E is what the equilibrium condition is. AD is equal to AS. This is what the condition we take it forward in the next part. जो मेरा एक algebraic method है जो हम लोग पढ़ेंगे, AD is equal to I bar plus C bar plus CY. यहाँ से हम लोग aggregate demand, aggregate supply को determine करेंगे। aggregate demand क्या है मेरा? aggregate demand is equal to I bar plus C bar प्लस CY, ये है मेरा aggregate demand। और aggregate supply क्या है मेरा? Y. So can we put them into one equation? Y is equal to C bar plus I bar plus CY। इस इक्वेशन पे रखते हैं। C bar plus I bar plus CY is equal to Y, right? So next line we come to Y को कॉमन ले लेते हैं। Y क्या बन रहा है? Y ब्रैकेट में Y कॉमन चला गया, 1 minus C हो गया, is equal to C bar plus I bar हो गया मेरा। अब Y को खाली निकालना है ना, तो 1 minus C को नीचे लेके आएंगे, तो क्या बन रहा है? C bar plus I bar whole divided by 1 minus C. So this is how we find out the value of Y. The next topic that we have here is so effect of autonomous change in aggregate demand on income and output. 3 वजह के लिए होता है। क्या क्या 3 वजह है मेरा? नंबर 1 चेंज इन कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन चेंज होगा तो मेरा इन आउटपुट में चेंज होगा। नंबर 2 चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है मेरा आउटपुट में चेंज होगा। एंड थर्ड इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा। ये तीनों पैरामीटर पड़े हैं, ये तीनों पैरामीटर मेरा इनकम आउटपुट में इफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट कि ये चेंज, इतना मेजर चेंज कैसे इकोनॉमी में इफेक्ट कर रहा है। दैट्स इट। सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एग्रीगेट डिमांड इन अ फिक्स्ड प्राइस मॉडल। तो ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या करेंगे? अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा तो मेरा क्या होगा? मेरा इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, कैसे कुछ चेंज हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग को देखना पड़ेगा वो है मेरा Y1 और Y2, ठीक है? वो है मेरा आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। फिर मेरा डिमांड कर्व है। क्या क्या डिमांड कर्व है? AD1 और AD2, ये है मेरा डिमांड कर्व। मेरा एक एस कर्व है जहां पे हम लोग का है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो एस कर्व और एडी कर्व जो फर्स्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे उसको हम लोग बोल रहे E1, इक्विलिब्रियम पॉइंट 1। वो पॉइंट को अगर आप लोग देखोगे तो मेरा आउटपुट कितना आ रहा है? Y1 मेरा आउटपुट हो रहा है। तो अब देखो मेरा हो सकता था अगर मेरा डिमांड बढ़ गया ऑल ऑफ अ सडन तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 होगा। न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर बन रहा है। सो मेरा अगर AD2, AS और AD अपने आप को कट
न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा हम लोग का, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E2। बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट। पहले तो AD एस अपने आप को कट रहा था, AD is equal to AS जो हम लोग ऑलरेडी बता दिए हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व कट्स, दैट बिकम्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। E1 मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। नाउ अगर हम लोग चाहते हैं देखने के लिए अगर न्यू AD कर्व होता तब क्या होता, तब मेरा F एक पॉइंट बनता, राइट? तो E1 और F एक गैप क्रिएट कर रहा है। E1 जो है वो मेरा करंट डिमांड है, वो मेरा करंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कितना हो सकता था, F पॉइंट हो सकता था। तो अभी कंसेंट्रेट करके देखते हैं हम लोग, सपोजिटली मेरा आउटपुट जो है न्यू डिमांड जब AD2 आ रहा है, मेरा आउटपुट बढ़ जा रहा है। देखो OY1 से वो Y2 हो रहा है मेरा आउटपुट, राइट? न्यू आउटपुट हो रहा है क्योंकि यहां से OY1 से OY2 आउटपुट हो रहा है, हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या क्या याद रखना है, सेकंड पॉइंट है मेरा Y1F जो मेरा पॉइंट है दैट इज ग्रेटर देन Y1 E1। क्यों? क्योंकि इतना जो मेरा बचा हुआ जगह रह गया, जो Y1F है और डिफरेंस है Y1 E1 का, जो बचा हुआ जगह रह गया वो हो गया मेरा चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? दोनों पॉइंट याद रखना है हम लोग को, एक आउटपुट चेंज, एक है Y1F इज ग्रेटर देन Y1 E1। नाउ ये जो E1F जो जगह क्रिएट कर रहा है इसको बोल रहे हैं एक्सेस डिमांड ड्यू टू ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। पॉइंट 3, ये जो गैप क्रिएट कर रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग एक्सेस डिमांड ड्यू टू ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। 3 पॉइंट हो गया। यही 3 पॉइंट को बहुत बड़े से बुक पे लिखा हुआ है, जस्ट 3 पॉइंट को याद रखिएगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, अब मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है E2। तो अगर E2 मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहां पे मेरा AD2 था, वहां पे मेरा AS कर्व कट रहा था एक दूसरे से, तो E2 अगर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है, अब देखते हैं मेरा आउटपुट कितना हो रहा है, OY2। ये तो आप लोगों को पता है, आउटपुट मेरा OY2 हो रहा है। Now because of this, why is it happening? Because AD2 is becoming the new demand curve, इसीलिए now we can say the aggregate demand has increased by, ये E1G जो मेरा पॉइंट है, E1 से G जो मेरा पॉइंट है दैट इज इक्वल टू E2G। ये साइड लाइन E1G जो मेरा पॉइंट है दैट इज इक्वल टू E2G। ये एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट इज इक्वल टू द वर्टिकल पॉइंट। तो क्या समझ रहे हैं यहां से? तो ये जो मेरा चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, ये फिगर मेरे को याद रखना पड़ेगा। क्या डिनोट करेंगे? चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू E1F इज इक्वल टू E2J। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है ये केवल हम लोग का डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए चेंज हो रहा है। Thus we can say increase in autonomous expenditure will have a multiplier in the equilibrium value of demand and output. So supposedly अगर मेरा autonomous investment बढ़ रहा है, autonomous expenditure बढ़ रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, वो मेरा AD2 में इफेक्ट कर रहा है, राइट? सो यही डायग्राम को बस 4 या 5 पॉइंट में पूरा डायग्राम को याद करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस डायग्राम, वी नीड टू रिमेंबर। प्लीज गो थ्रू दिस once through the book and it will be absolutely crystal clear to you. So the next part of the video that we have is a multiplier mechanism. Multiplier mechanism क्या है? Multiply, क्या multiply हो रहा है? Supposedly आपका इनकम चेंज हो रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है तो आपका इनकम में भी चेंज होगा। So this goes hand in hand. Like supposedly आपका आज इनकम चेंज हो रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी चेंज होगा। कल आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है तो आपका इनकम पैटर्न भी चेंज होगा, as in the economy. So when we talk about this, the Keynesian has given us, the Keynes, the economist, the famous economist has given us that ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मॉडल कैसे काम करता है। Supposedly मेरा GDP ऑफ द कंट्री है 700, ठीक है? अब मेरा पोटेंशियल GDP ऑफ द कंट्री है 800। तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मली पोटेंशियल है मेरा 800, प्रोडक्शन हो रहा है 700, तो 100 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। इतना इजी है क्या? नहीं। गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, वो 100 गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा तो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यही ये टेबल पे जानेंगे। सो इस टेबल पे हम लोग क्या करेंगे? इस टेबल पे हम लोग देख सकते हैं कि कंजम्पशन है मेरा, ठीक है? सपोजिटली मेरा
डिमांड का कॉलम, ठीक है। तो अब मेरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मेरे को सोचना है। सपोजिटली मेरा इनकम बढ़ रहा है इकोनॉमी में, इनकम गोज अप बाय 10, तो मेरा कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन भी बढ़ेगा ना, अप बाय 10 होगा ना। हम लोग क्या बोले थे प्रीवियसली कि इनकम अगर बढ़ रहा है, सपोजिटली मेरा इनकम 10,000 से 20,000 हो रहा है, तो मेरा खाना भी हम लोग फैंसी खाना खाएंगे, कंजम्पशन भी अच्छा अच्छा करेंगे। सो यहाँ पे इनकम इज गोइंग अप बाय 10, कंजम्पशन विल आल्सो राइज। तो वहां पे इनकम, इफ इनकम increases by 10, we can see the consumption also increases by 10. So what is it happening? Point A. So first part में देख रहे हैं क्या? कोई भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, फुल एग्रीगेट डिमांड हो रहा है 10। राउंड 2 में क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है मेरा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 वन टाइम, ओके। तो मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है? 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। नॉर्मल बढ़ रहा है, नॉर्मल बढ़ रहा है, जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। देखो थर्ड केस में देखो 0.8 स्क्वायर इनटू 10, तो मेरा थर्ड केस में एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है? 0.8 स्क्वायर इनटू 10। तो क्या हो रहा है मेरा, इसका इफेक्ट कहां से आ रहा है? सो मेरा अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है, मेरा डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है वही प्रोपोर्शन पे। क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरा इनकम ऑफ द कंट्री वैसे प्रोपोर्शन पे इंक्रीज हो रहा था। सो बिकॉज मेरा इनकम ऑफ द कंट्री वैसे प्रोपोर्शन पे इंक्रीज हो रहा था। नाउ व्हाट इज द पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर? तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन A बार, मतलब ऑटोनॉमस एक्सपेंस अगर चेंज इन इनकम हो रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। कैसे चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वही चेंज को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई कितना से कर रहा है। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस टेबल। सो व्हाट वी डू आउट हियर इज पहले 10 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 0.8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा टिल एंड वैल्यू। फिर क्या होगा? फिर मेरे को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पता चलेगा कि अगर मेरा Y जितना चेंज हो रहा है उतना मेरा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो रहा है। तो ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को मिलेगा 50, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ रहा है मेरा 50। सो दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पार्ट। So let's come to the next topic, that is paradox of thrift. नाम थोड़ा अजीब लग रहा है but टॉपिक काफी इजी है। क्या है ये paradox of thrift? Supposedly मेरा कंट्री में सबका इनकम बढ़ रहा है। So अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कंजम्पशन बढ़ जाएगा। दूसरा सिचुएशन है कि जब people will start saving more. So supposedly if my income has increased, now I start saving more. So if I start saving more, there is a tendency that MPS, that was marginal propensity to save, will increase. अब क्या हो सकता है? हमेशा जब इनकम इंक्रीज होगा तब हम लोग सेविंग ज्यादा नहीं कर सकते। So MPS can be constant, MPS can decrease, but it's an usual parameter कि MPS increase करता है जब इनकम बढ़ेगा। So paradox of thrift है क्या? So paradox of thrift मतलब people becomes more thrifty. People क्या करते हैं? Either अपना सेविंग्स को कांस्टेंट रख देते हैं या तो फिर कम सेव करते हैं। तुम लोग को लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, इनकम बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स सेविंग्स बढ़ेगा ना, सेविंग्स बढ़ सकता है। नहीं, तब आदमी को लगता है मेरे को फुचका खाना है, मेरे को आईटीसी में जाके खाना है, बहुत ज्यादा खाना है, मेरे को शॉपिंग करना है, तब हम लोग सेविंग्स नहीं करते। सो ये अजीब एक पैरामीटर्स है, बट व्हेन पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी दे टेंड टू सेव लेस और कॉन्स्टेंटली इवन इफ देयर इनकम इंक्रीजेस। सो वी विल गेट टू लर्न दैट इन दिस मॉडल। सो लेट्स फोकस ऑन द मॉडल। सो नाउ वी हैव कम टू द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का ये डायग्राम। क्या है ये डायग्राम? पहले डायग्राम में क्या किए थे? पहले डायग्राम में हम लोग बोले थे जब मेरा एडी कर्व था वो AD1 से AD2 में जा रहा था। अभी हम लोग दूसरा सिचुएशन को एनालाइज करेंगे जबकि AD2 से AD1 में जाएगा। सो सपोजिटली मेरा ये दो AD कर्व है, AD1 AD2, फिर मेरा एस कर्व एक ही है जो कट कर रहा है। नाउ इफ आई गेट टू सी इक्विलिब्रियम पॉइंट, मेरा पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? AD2 एंड Y2 इज द आउटपुट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा बन रहा है E2। अब सपोजिटली आउटपुट घट रहा है इकोनॉमी में, तो मेरा AD डिमांड कम हो रहा है, राइट? कंजम्पशन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो मेरा AD
आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, Y2 से Y1 आउटपुट जा रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां से कहां जा रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 से E1 तक जा रहा है, राइट। सो नाउ वी नीड टू नो हियर टू थिंग्स। सो सपोजिटली एक क्विक एग्जांपल के साथ ये करते हैं, अगर मेरा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जो है वो 50 है, ठीक है, और मेरा कंजम्पशन जो है वो मेरा 0.8 है, तो मेरा Y1 क्या होगा, 50 by 1 minus 0.8, मतलब वो कंजम्पशन हट गया, 1 minus 0.8 मतलब कंजम्पशन हट गया, तो सेविंग्स कितना हो रहा है, 250। अब मेरा Y2 है नेक्स्ट पैरामीटर, जहां पे मेरा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर 50 हो रहा है, बट मेरा कंजम्पशन थोड़ा घट जा रहा है एंड कंजम्पशन इज बिकमिंग 0.5, सो 1 minus 0.5, सो 50 by 1 minus 0.5 is equal to 100। तो मेरा क्या हो रहा है, 250 to 100, मतलब मेरा कंजम्पशन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो Y2 का वैल्यू Y1 से कम हो गया। So this is how the economic status is changing and this is what we mean by paradox of thrift। ये एग्जांपल के साथ ही इसको याद रखना है। So we have come to the last part of the video, जहाँ पे हम लोग अदर कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है हम लोग का फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है ये कॉन्सेप्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब when people are willing to do the work at a specified wage rate। Supposedly मेरे को कोई 5000 रुपया दे रहा है and I am willing to work at 5000 only, I am agreeing to work at 5000 only, that's a full employment level। मतलब जो wage rate मेरे को मिल रहा है वही मेरा perfect wage rate है and I am willing to work in that perfect wage rate। So सब कोई employed है, wage rate भी मिल रहा है, खुशी भी है सब कोई, so everyone is employed। That is concept 1, full employment। Concept 2 that we have, voluntary employment। Voluntary employment मतलब when a person is willing to work but unwilling to work at the perfect wage rate। Supposedly वो लोग, मेरा काम है 5000 रुपए काम करना, बट मेरे को मिल रहा है 2000 रुपए, मेरा विलिंगनेस है कि नहीं मैं ये करूं, बट मेरे को वेज रेट मेरा कम मिल रहा है, so that's why I'm not doing it। So that is voluntary employment। मेरे लिए ऑप्शन खुला है कि 2000 में काम करेंगे तो कर सकते हैं, बट मेरा विश है, मेरा चॉइस है, वॉलंटरी इच्छा है कि हम सच में जाके काम करेंगे कि नहीं। अगर मेरे को 5000 नहीं दिया फिर भी हम जाके काम करेंगे कि नहीं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3 दैट वी हैव इज इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, where the workers are willing to work at the wage rate, at whatever wage rate is being given to them, workers is willing to work, बट वर्कर को काम नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ काम करना, मैं कुछ भी वेज रेट दे दो यार, मैं चाहती हूँ काम करना, बट मेरे को काम नहीं मिल रहा है। जैसे कि कोविड सिचुएशन पे बहुत किसी ने अपना काम खोया है, everyone was willing to do the work but people were not getting the jobs to do the work। So that is what we mean by involuntary employment। These are the 3 types of employment that we need to know for the determination of income and employment। With this we have come to the end of this video, जहाँ पे हम लोग part 2 determination of income and employment पढ़े। इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग्स क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ADAs क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मनी मल्टीप्लायर, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। प्लीज ये वीडियो को जरूर एग्जाम के पहले और एक बार देखिएगा तो सब कुछ दिमाग में रट जाएगा। जरूर ये वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिमिटलेस ब्रेन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। Please do encourage us so we can come up with more such